हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं HSSC स्क्रीनिंग के लिए जनरल पेपर की, जिसमें कि हमारा एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है वो रहेगा 10%। यदि 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 10 नंबर का आपका एनवायरमेंटल अवेयरनेस आएगा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस है जो इसके हम इससे पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं, उसकी वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं जाके। और अब आज हम करने वाले हैं इसका 3rd टॉपिक, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है जो वो क्या होती है, इसके थ्रू आज हम पढ़ने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, इसके मीनिंग, इसके जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ऊर्जा क्या होती है। नवीकरणीय ऊर्जा को जानने से पहले हम क्या जानेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं ऊर्जा? किसी भी काम को करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। यानी कि काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा। ये हमने जान लिया कि ऊर्जा क्या होती है। अब हम जानेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? देखो, नाम से ही आपको पता चलता है, नवीकरणीय यानी कि नव मतलब नया, करणीय जो किया जा सके, यानी कि जिसको नया किया जा सके। ऐसे ही इसमें भी देख सकते हैं, रीन्यूएबल यानी कि जिसको दोबारा से, री मतलब दोबारा से, न्यू मतलब नया, एबल मतलब योग्य हो, यानी कि जो दोबारा से नया करने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं हम कि मीनिंग क्या होता है। जो ऊर्जा हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है वो क्या कहलाती है? नवीकरणीय ऊर्जा। और क्या जानेंगे हम इसमें? इसके स्रोत है जो वो कभी भी क्या नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, समाप्त नहीं होते। इसके स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होते, उनका कभी क्षय नहीं होता। क्षय मतलब विनाश, वो खत्म नहीं होते। इनका कभी क्षय न होने के कारण इसका एक और नाम कहा जाता है अक्षय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा। ये भी इसी का दूसरा नाम है। इसके स्रोत कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए इसको अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। और जो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इसका क्या होता है? इसका नवीकरण किया जा सकता है, यानी कि इसको दोबारा से नया किया जा सकता है, दोबारा से इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? नवीकरणीय ऊर्जा होती है जो कि हमें प्रकृति से मिलती है और वो कभी न खत्म होने वाली, हमेशा चलने वाली, आप इसको कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होती है, ये हमेशा चलती रहती है, सतत होती है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सन एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह की जो ऊर्जा है वो जो हमें प्रकृति से मिलती हैं वो कैसी ऊर्जा होती हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। आप देखते हैं कि सन की जो एनर्जी है वो हमें हमेशा मिलती रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि सन निकलाएगा और हमें अपनी रोशनी नहीं देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा कि सन की जो एनर्जी है, ऐसे ही जो हवा है, ये तो कहेगी नहीं कि मैं तो चल रही हूँ और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा कि जो सन एनर्जी है और जो ये पवन ऊर्जा है ये हमें हमेशा मिलती रहेंगी, ये प्रकृति की देन है। तो ये हमारा कंसेप्ट रहा रिन्यूएबल एनर्जी का। अब इसके बाद आते हैं हम, जो एनर्जी है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जानने से पहले हम क्या जानेंगे कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या होते हैं? जो वस्तुएं ऊर्जा प्रदान करती हैं वे ऊर्जा के संसाधन कहलाती हैं। रिसोर्सेज क्या होता है फ्रेंड्स? रिसोर्सेज मतलब संसाधन। लिख देती हूँ यहाँ पर, संसाधन। जिन वस्तुओं से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जिन वस्तुओं से हमें ऊर्जा मिलती है वो वस्तुएं ही क्या कहलाती हैं? ऊर्जा के संसाधन। यानी कि जिनसे हमें ऊर्जा मिले वो क्या हो गई? ऊर्जा के संसाधन। अब देखिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर को भी काम करने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए जिससे कि हम कामों को कर पाएं। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है अपने भोजन से। जैसे हम खाना खाते हैं, हम क्यों खाते हैं खाना? ताकि हम कामों को कर पाएं और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। इसलिए हमें क्या मिलती है, क्या चाहिए होती है? एनर्जी। इसी तरह से जो हमारी मशीनें हैं, जितने भी यंत्र हैं, उपकरण हैं सभी तरह के, उनको चलने के लिए भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी की जरूरत होती है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं एनर्जी रिसोर्सेज। क्या हो गई, जो वस्तुएं हमें ऊर्जा दें वो क्या कहलाएंगी, संसाधन कहलाएंगी, ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा के संसाधन आप इनको कह सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स कहें या रिसोर्सेज कहें, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसके जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, संसाधन क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है हमारा सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, ये रहेगा सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा से हमें कैसे प्राप्त होती है बिजली, सन की जो रेज होती हैं हम उनको इकट्ठा करके क्या करते हैं, जो सोलर लगे, आपको पता है कि बहुत आजकल तो बहुत से घरों में सोलर लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, सन की रेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं, विद्युत का निर्माण कर देते हैं, बिजली को बना देते हैं, और फिर उस बिजली का हम यूज है जो घरों में अपने फ्रिज, टीवी, कूलर इत्यादि सभी सामान को चलाने में करते हैं। सन एनर्जी एक बहुत अच्छा ही और हमारे लिए बहुत सस्ता एक साधन है बिजली का। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा सौर ऊर्जा रिसोर्सेज में। सेकंड आता है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, इससे कैसे हम बिजली बनाते हैं। विंड एनर्जी आपने छोटी क्लासेस से या पढ़ते आए हो, एक बुक में वो पवन चक्की सी बनी रहती थी, वो ही जो पवन ऊर्जा को है वो प्रोड्यूस करती है। कैसे करती है, जो पवन चक्की है वो ऐसे ऐसे चलती रहती है, उस पवन चक्की से एक टरबाइन जुड़ी रहती है, वो टरबाइन है वो क्या करती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, और जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको फिर जो जनरेटर है उनकी सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये है पवन ऊर्जा का कंसेप्ट। पवन चक्की चलती है, उसको टरबाइन से जोड़ा जाता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। तो क्या बन जाती है, हमारी बिजली बन जाती है, फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी आप इसे बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी। इसका निर्माण कैसे होता है, जल विद्युत ऊर्जा पानी से बनती है। ये आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई से पानी को ऐसे प्रवाहित किया जाता है, पानी को बहाया जाता है, और फिर वहां भी क्या जुड़ी होती है, टरबाइन जुड़ी होती है। उसकी सहायता से भी पहले यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर के माध्यम से किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। ये हो जाता है फिर हाइड्रो एनर्जी का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी। ये कैसे होती है, भू मतलब नाम से ही समझेंगे हम इसको, भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब भूमि में, तापीय मतलब ताप से, यानी कि भूमि पृथ्वी के ताप से जो ऊष्मा निकलती है। आपको पता होगा कि भूमि के नीचे बहुत सारी चीजें दबी रहती हैं, भूमि के जो नीचे है बहुत सारा तापमान होता है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। उन सब से क्या होता है, जो वो ऊष्मा निकलती है उनसे हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाता है, भूतापीय ऊर्जा से भी, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे मैग्मा निकलता है बहुत सारा, तो उस मैग्मा से के साथ साथ बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जो ऊष्मा, फिर जो वो गर्मी निकलती है मैग्मा के साथ, उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपने लिए विद्युत के रूप में यूज करते हैं। किसके थ्रू, भूतापीय ऊर्जा से। फिर नेक्स्ट आता है ओशियन एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा, ओशियन एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसके अंदर आती है तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और धारा ऊर्जा। तरंग यानी वेव एनर्जी है जो, इसी के 2-3 पार्ट होते हैं, तरंग ऊर्जा, धारा ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा से कैसे हम बनाते हैं बिजली, तरंगे हैं जो ओशियन में जो तरंगे हैं, वेव्स उठती रहती हैं, उन वेव्स से ही हम क्या करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं, वही यांत्रिक ऊर्जा को, और फिर जनरेटर के माध्यम से उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा बायोमास एनर्जी, या आप इसको जैव भार ऊर्जा भी बोलते हैं। ये कैसे बनती है, जैसे कि हमारा जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कूड़ा कचरा, सब्जी फल इत्यादि के जो छिलके वगैरह हैं वो सब होते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं, और जो हमारे खेतों में
और जीव जंतुओं का, और जो खेतों में जो एक्स्ट्रा बच जाता है, जो आप उसको अपशिष्ट बोल सकते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, एक जगह दबा देते हैं, बहुत सारा गड्ढा खोद के उसमें दबा देते हैं। उस गड्ढे में से फिर क्या होता है, वो सड़ सड़ के गैस रिलीज होने लगती है, ऐसे ऊष्मा निकलती है। उसको फिर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और घरों में बिजली के रूप में, और जो खाने की जो गैस के थ्रू है हम उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है बायोमास एनर्जी। फिर आता है हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन ऊर्जा कैसे होती है, ये हमें सीधी सीधी तो मिलती नहीं है। हाइड्रोजन ऊर्जा है ना, मिश्रित रूप में मिलती है हमें। पर्यावरण में कैसे मिलती है, मिश्रित रूप में मिलती है हाइड्रोजन ऊर्जा। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन ऊर्जा है वो भविष्य का ईंधन उसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। भविष्य का ईंधन कौन सी गैस को कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन ऊर्जा को, हाइड्रोजन ऊर्जा। यहां से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले है आसानी से उपलब्ध होते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो हमें कैसे आसानी से बिल्कुल मिल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे सन है, सूर्य हर रोज निकलता है, हमें उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कल जल्दी से निकलना, टाइम से निकलना। वो समय के पाबंद बिल्कुल अपने हिसाब से हर रोज उसी टाइम निकलते हैं और वो हमें आसानी से उपलब्ध हैं। उसके लिए हमें कोई कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो कैसे होते हैं, इसीलिए क्या ये इनका लाभ है बिल्कुल कि आसानी से इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं ये। इसी तरह से जैसे कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं कभी समाप्त नहीं होते, निरंतर इनका भरपाई होती रहती है। कैसे, जैसे सन है, आज का सन निकला, शाम तक उसकी रेज है जो हमने जितनी इकट्ठी करनी थी कर ली, वो खत्म हो गई। नेक्स्ट अगले दिन क्या होगा, फिर से सन निकलेगा, फिर से हम उनकी रेज को इकट्ठी करेंगे और सोलर एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते। ऐसे ही हवा है जो हर रोज चलती है, चलती रहती है और इनकी जो भरपाई है वो होती रहती है। थोड़े से खत्म होंगे, फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ये हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करते। क्या नहीं करते, ये हानिकारक जो गैस हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, ऐसी गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का जो रिलीज है उनको नहीं करते। और ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पर्यावरण के अनुकूल का मतलब है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान इनसे नहीं होता है। नेक्स्ट इनका एक लाभ है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें इनका बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल इनको हम आसानी से थोड़ा बहुत भी इनकी देखभाल करते हैं तो चलता है। इसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, यानी कि इनकी जो हानियां हैं वो क्या क्या होती हैं। हानि में सबसे पहले आता है अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, जो अक्षय ऊर्जा भी इन्हीं का नाम है, हमने किया था शुरू में ही। वो क्या होते हैं, हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि रात हो जाती है, तो ये नहीं है कि आपकी मर्जी से रात हो गई और आप चाहते हैं कि आपको सन रेज इकट्ठी करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो हर समय उपलब्ध नहीं होते हमें, इसीलिए एक ये उनका, आप उनकी हानि कह सकते हैं कि ये उनकी एक कमी होती है, हर समय उपलब्ध न होना। यानी कि सूर्य है जो अपने टाइम से ही निकलेगा, हर समय हमें नहीं मिल सकता, ये इनको हानि के रूप में गिना जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, इस ऊर्जा की जो दक्षता है वो कम होती है, क्योंकि सभी प्रकार की ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए विशेष एक जो है स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है, स्पेशल तकनीक की जरूरत पड़ती है हमें इसको करने के लिए। यानी कि जो हम जैसे पवन चक्की से, टरबाइन के माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है, ऐसा तो है नहीं कि पवन चक्की चलती है और उसको टरबाइन से जोड़ा जाता है तो एकदम से विद्युत उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। उसको बड़े 2-3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। टरबाइन से पहले यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को फिर जनरेटर लगाया जाता है और उसको किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है। इस तरह से क्या होता है, एक विशेष जो तकनीक है वो हमने यहाँ यूज की है टरबाइन की सहायता से और जनरेटर की सहायता से। तो इसलिए कैसी है, इसकी जरूरत पड़ती है। और ये कैसी है, सभी प्रकार की ऊर्जा के लिए इसमें विशेष तकनीक की नीड है, तो ये दक्षता है इसकी जो कम होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, यानी कि जो स्पेस है उसको ज़्यादा घेरती है। जैसे कि पवन चक्की देखते हैं आप, इतना बड़ा सा वो एक पंखा लगा रहता है, उसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, उसके साथ में जनरेटर और टरबाइन इत्यादि भी सब जोड़ने होते हैं। तो इसका एक तरह से ये हानि होती है कि इसमें जो भंडारण है इसका, उसको करने के लिए क्या होती है, ज़्यादा लागत भी लगती है, ये महंगी भी होती है। हालांकि इसमें शुरू में तो बहुत महंगी थोड़ी सी लगती है ये, परंतु इसके बाद क्या होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक 25-25, 20-20 सालों तक ये चलती है। और ये इसकी एक अधिक स्थान घेरने के कारण आप इसको हानि कह सकते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा महंगी होती है ये, परंतु बाद में इसको हम नॉर्मल, ये चलती है लंबे टाइम तक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट। इसके बाद मिलते हैं हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को।